हेलो स्टूडेंट्स, आज आप सभी के लिए एक नया टेंस लेकर के पुनः उपस्थित हूँ। ये है पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। इसके पहले आपने प्रेजेंट टेंस के चारों पार्ट्स आपने पढ़ लिया। प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटीन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस। अभी आपको पास्ट से रिलेटेड बातें बता रहा था। पास्ट इंडेफिनिट टेंस के रूल हो गए, पास्ट कंटीन्यूअस भी हो गया, पास्ट परफेक्ट भी हो गया। नाउ इट इज पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस। प्रिय विद्यार्थियों, सबसे पहले तो आपको इस टॉपिक का पूरी तरह से अर्थ समझ लेना चाहिए। तो सबसे पहले आपने देखा यहाँ कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस यानी पूर्ण भूतकाल। नाम से ही स्पष्ट है कि ऐसे टेंस जिसमें कार्य पूर्ण भी हो और अपूर्ण भी हो। कार्य के पूर्ण होने को संकेत करता है कोई ना कोई टाइम, और कार्य को कंटिन्यू करने के लिए कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात ये क्लियर है कि जब पास्ट टेंस में जिन वाक्यों में कुछ कार्य पूर्ण हो गया हो और कुछ कार्य प्रोग्रेसिव हो तो वहां पर पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होगा। नाम से भी स्पष्ट है, आप देख लें पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। अर्थात आप यहां एक सिंबल या एक समझने के लिए आप समझ सकते हैं कि पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनाने के लिए पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के साथ, ध्यान दें, पास्ट कंटिन्यूअस टेंस आपने पढ़ा है। पास्ट कंटिन्यूअस टेंस में क्या होता है? हिंदी क्रियाओं में रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, चिपका था, लेटा था इत्यादि जिनसे कार्य का जारी होना पाया जा रहा हो, तो वहां जो है पास्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस के ही साथ सेम सिंबल के साथ केवल टाइम ऐड कर दिया जाए तो वो बन जाता है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। यदि आपको पास्ट कंटिन्यूअस टेंस समझ में आया है तो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस क्लियर है। अब इसकी हिंदी पहचान मैंने लिख रखा है, देखिए आप इसको। हिंदी क्रियाओं के साथ रहा था, रही थी, रहे थे, बैठा था, खड़ा था, चिपका था, लटका था इत्यादि जिनसे कार्य का अपूर्ण होना पाया जाए के साथ समय दिया हो। दिस इज द पॉइंट। यानी ये तो पास्ट कंटिन्यूअस टेंस की पहचान हो गई, लेकिन इसके साथ ही समय भी दिया हो या ऐसा सेंस मिल रहा हो कि समय भी है, इसमें कुछ कार्य पूर्ण भी हो गया है, तो वो पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस होता है। यहां आप एक बात और ध्यान दें कि पूरी तरह आप इन्हीं सिंबल्स पर ही आश्रित रह के आप टेंस की पहचान नहीं कर सकते। कभी कभी सेंटेंसेस भावपूर्ण होते हैं, इसीलिए शब्दों के भावों को समझना आवश्यक है। भाव सेंस क्या है? तो जब कार्य पूर्ण भी हो गया हो और कुछ अपूर्ण भी हो तभी परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस बनेगा। फिर आप आइए, आपको इसका जो है वो अंग्रेजी में कुछ प्रोसेस रूल्स हैं जिनको आपको ध्यान में रखना चाहिए, उसकी ओर ले चलते हैं। ये है आपका अफर्मेटिव सेंटेंस। सबसे पहला सेंटेंस बनता है अफर्मेटिव सेंटेंस में। जैसे हिंदी से अंग्रेजी के वाक्य को यदि बना रहे हैं तो हिंदी के वाक्य भी अफर्मेटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव में होंगे। तो उनको आप पहले समझ लें कि ये सेंटेंस किसका है, अफर्मेटिव का है, नेगेटिव का है या इंट्रोगेटिव का है। तो अफर्मेटिव का सेंटेंस होगा तो सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लिखना है। आप सभी को पता है, पहले मैं बता चुका हूं, पिछले की सारी वीडियोस में मैंने बहुत डिटेल किया है। सब्जेक्ट मिलता है कौन से प्रश्न पूछने पर। किसी भी सेंटेंस में कौन से प्रश्न पूछ लीजिए तो सब्जेक्ट आपको मिल जाएगा। सब्जेक्ट को सबसे पहले लिखना है। फिर हैड बीन, दिस इज द हेल्पिंग वर्ब ऑफ दिस टेंस। दिस टेंस, इस टेंस की ये हेल्पिंग वर्ब है। हेल्पिंग वर्ब आपको टेंस की पहचान के लिए अति आवश्यक है। अभी टेंस कंप्लीट करने के बाद मैं आपको एक पूरा चार्ट दूंगा ताकि आप पूरा सेंटेंस देखते ही आप सेंटेंस को समझ सकें कि ये किस टेंस की बात हो रही है। तो ये हो गया आपका हेल्पिंग वर्ब यानी हैड बीन। फिर उसके बाद वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी का प्रयोग। आईएनजी का प्रयोग करते समय किन सावधानियों को बरतना चाहिए इसकी वीडियो मैंने दे रखी है। आप पीछे की वीडियोज में प्लेलिस्ट में जाइए, टेंस से रिलेटेड सारी वीडियोज आपको टेंस में मिल जाएंगी। फिर उसके बाद ऑब्जेक्ट लिखना है, फिर अदर्स लिखना है, फिर सिंस या फार लिखना है। फिर आप यहां ध्यान दें, सिंस या फार के साथ टाइम। सिंस कहां लगाएं, फार कहां लगाएं, इसके लिए मैंने प्रेजेंट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस की जो है वीडियो में मैंने ये दे रखा है, समझा रखा है। आप यहां भी समझ लें कि सिंस पॉइंट ऑफ टाइम को दर्शाता है। पॉइंट ऑफ टाइम यानी निश्चित समय, निश्चित समय यानी
समय का नाम, दिनों का नाम, समय महीने का नाम, वर्ष का नाम, सुबह से दोपहर से समय का नाम, 1 बजे से 2 बजे से ये भी समय का नाम, सोमवार से मंगलवार से ये दिनों का नाम, जनवरी से फरवरी से महीने का नाम, 1980 से 2003 से 2005 से ये सब वर्ष का नाम। ये नाम जब आए उनके साथ सिंस का प्रयोग करिए। फार का प्रयोग कहाँ करना है? फार पीरियड ऑफ टाइम को दर्शाता है। पीरियड ऑफ टाइम क्या है? अनिश्चित समय। अनिश्चित समय क्या है? समय की संख्या, दिनों की संख्या, महीनों की संख्या, वर्ष की संख्या। जैसे दिनों की संख्या 2 दिन 4 दिन, घंटों की समय की संख्या यानी 2 घंटे 4 घंटे, लाइक दिस, 2 महीने 4 महीने, 2 वर्ष 4 वर्ष एटसेट्रा। इस तरह का जब समय आए तो वो अनिश्चित समय होगा और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करना है। तो प्रिय विद्यार्थियों, इनका प्रयोग करते समय आप सावधानी जरूर बरतें। ये प्रीपोजिशन है। प्रीपोजिशंस का प्रयोग उनके साथ आने वाले नाउन की स्थिति के अनुसार प्रयोग किया जाता है और इनकी सूटेबिलिटी का भी ध्यान रखना होता है। इसलिए ये पर्टिकुलर सिंस या फार का रूल आपको समय की सूटेबिलिटी के अनुसार प्रयोग करना है। तो निश्चित समय के लिए सिंस और अनिश्चित समय के लिए फार का प्रयोग करिए। आइए नेगेटिव सेंटेंस को देख लेते हैं। नेगेटिव सेंटेंस में क्या है? सेम अफर्मेटिव सेंटेंस का ही रूल यहां भी लागू होता है। केवल नेगेटिव सेंटेंस में हैड और बीन के बीच में नॉट का प्रयोग किया जाता है। पॉइंट शुड बी रिमेंबर क्या कि जब ये दो क्रियाएं साथ में मिलकर हेल्पिंग वर्ब का काम कर रही हैं तो इनके बीच में ही नॉट का प्रयोग करना चाहिए। ये हो गया आपका हैड प्लस नॉट प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। इसके बारे में आपने डिटेल समझ लिया है। नेक्स्ट है इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस यानी प्रश्नवाचक वाक्य। इसमें 3 तरह के सेंटेंसेस मैंने बना रखे हैं ताकि आपको सेंटेंस समझने में आसानी हो। सबसे पहला यस या नो टाइप के क्वेश्चन जो क्या से हिंदी में शुरू होते हैं, तो ऐसे वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब को पहले रखा जाता है। लेकिन आप ध्यान दें कि ये दोनों हेल्पिंग वर्ब हैं, लेकिन ये इंट्रोगेटिव में दोनों एक साथ नहीं होंगे। पहले होगा हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स प्लस सिंस या फार प्लस टाइम। नेक्स्ट आप देखिए प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों का रूल। प्रश्नसूचक शब्द वाले वाक्यों में क्वेश्चन वर्ड पहले होगा, फिर हैड होगा, फिर सब्जेक्ट होगा, फिर बीन होगा, फिर वर्ब फर्स्ट में आईएनजी, फिर ऑब्जेक्ट, फिर अदर्स, सिंस या फार प्लस टाइम। इसमें भी आपने देखा क्वेश्चन वर्ड के तुरंत बाद हैड है और सब्जेक्ट के बाद बीन है। पॉइंट यही रिमेंबर करनी है कि इंट्रोगेटिव और नेगेटिव में ये दोनों एक साथ नहीं होने चाहिए, बीच में सब्जेक्ट का प्रयोग होगा। यहां देखें इंट्रोगेटिव, ये अपवाद है, एक्सेप्शन। इन रूल्स का एक्सेप्शन बन जाता है कि हु भी इंट्रोगेटिव वर्ड है लेकिन हु के साथ सब्जेक्ट नहीं होता, इसलिए हु के साथ ये दोनों एक साथ प्रयोग होते हैं। यानी हु प्लस हैड प्लस बीन प्लस वर्ब फर्स्ट में आईएनजी प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर्स, सिंस या फॉर प्लस टाइम। ये आपको ध्यान देने की जरूरत है। आप सभी इसकी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसको आप समझिए और तैयार रहिए। मैं आपको अभी एक्सरसाइज देता हूं, इससे रिलेटेड कुछ एक्सरसाइज या इससे रिलेटेड कुछ एग्जांपल्स दे करके मैं आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर करूंगा। इस प्रकार आपने देखा कि पास्ट परफेक्ट कंटीन्यूअस टेंस में अंग्रेजी के वाक्यों में हेल्पिंग वर्ब के रूप में हैड बीन का प्रयोग किया जाता है और वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में आईएनजी लगाया जाता है। आइए एग्जांपल देखते हैं। जैसे किसान सुबह से खेत जोत रहे थे। ये है आपका अफर्मेटिव का एग्जांपल। तो किसान सुबह से खेत जोत रहे थे, किसान बहुत से, तो द फार्मर्स had been, the farmers had been। रूल्स आप अपने सामने जरूर लिख कर रखें ताकि इसको बनाते समय गलतियां ना हो सकें, या यदि अभी शुरुआत है तो आप उसको देखते चलेंगे, एक एक स्टेप बढ़ते चलेंगे तो गलती होने के चांस बिल्कुल नहीं रहेंगे। द फार्मर्स हैड बीन
प्लाविंग। द फील्ड्स, यहां आप देख रहे हैं सुबह से, यानी ये निश्चित समय की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए सिंस मॉर्निंग। नेक्स्ट नेगेटिव सेंटेंस का एग्जांपल लेते हैं, जैसे है तुम्हारा मित्र 4 घंटे से तुम्हारी प्रतीक्षा नहीं कर रहा था। इसको देखें, कौन? तुम्हारा मित्र सब्जेक्ट है, यानी योर फ्रेंड हैड नॉट बीन वेटिंग फॉर यू फॉर, और इसी समय के लिए फॉर आ गया। ये है आपका 4 घंटे, 4 घंटे यानी ये हो गया समय की संख्या, इसलिए फॉर 4 आवर्स। नेक्स्ट, क्या से शुरू होने वाले वाक्यों का लीजिए। क्या राम 1 बजे से अपनी पुस्तक पढ़ रहा था? इसको देखें, क्या यस या नो टाइप के क्वेश्चन हो गया, इसे आप पहले लिखेंगे हैड राम बीन रीडिंग, अपनी पुस्तक यानी हिज बुक। यहां अपने की अंग्रेजी आप समझिए, हमेशा सब्जेक्ट के अनुसार अपने की अंग्रेजी बदलती है। हिज बुक 1 बजे से ये निश्चित समय की ओर संकेत कर रहा है, इसलिए हो जाएगा सिंस 1 o'clock। ठीक है, क्वेश्चन वर्ड वाला भी एक एग्जांपल लीजिए, जैसे ये लड़के 1 घंटे से शोर क्यों मचा रहे थे? इसे भी देखें आप, क्यों क्वेश्चन वर्ड हो गया, इसको आप पहले ले लीजिए। वाई हैड, क्वेश्चन वर्ड के साथ हैड हो गया, फिर उसके बाद सब्जेक्ट दीज बॉयज, फिर उसके बाद बीन। रूल पर देखें आप, तो क्वेश्चन वर्ड हैड, फिर सब्जेक्ट, फिर बीन, मेकिंग ए नॉइज। 1 घंटे से अनिश्चित समय की ओर संकेत कर रहा है, तो फॉर एन आवर। इस तरह से आपने देखा, ये आपके एग्जाम्पल्स हो गए। आपका रूल इसके पहले था, उन सारे रूल्स को आप ध्यान से समझें, पढ़ें और एक्सरसाइज को भी समझें, और साथ ही आप अपने बुक्स की एक्सरसाइज पर विशेष ध्यान दें। उसमें और भी इससे डिफिकल्ट क्वेश्चन हो सकते हैं। कुछ कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए आपको बार बार एक्सरसाइज करनी पड़ेगी और बार बार इसे समझना पड़ेगा। विद्यार्थियों, एक चीज आप दिमाग में रखें कि नो स्टडी नो कंफ्यूजन, मोर स्टडी मोर कंफ्यूजन। अपना कॉन्सेप्ट क्लियर करना है तो आपको अधिक से अधिक पढ़ना पड़ेगा और अधिक से अधिक एक्सरसाइज करनी पड़ेगी। अधिक से अधिक एक्सरसाइज करेंगे तो आपका कॉन्सेप्ट ब्रॉड होता जाएगा और फिर आपको इन सब चीजों पर कमांड होगा। फिलहाल अभी के लिए इतना ही। आगे फिर अब नए टेंस को लेकर, फ्यूचर के सारे पार्ट्स को लेकर मैं आप सभी के बीच उपस्थित रहूंगा। तब तक के लिए आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप सभी अपने अपने एक्सरसाइज में व्यस्त रहें।